डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी 8वीं क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। क्लास हमारी है 8th क्लास। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? लिक्विड यानी लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, अब तक हमने 2 सॉल्यूशन पढ़े थे, गैस का द्रव में विलयन और ठोस का द्रव में विलयन। अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, यानी जिसके अंदर लिक्विड सॉल्यूशन 2 तरह से तैयार किए जा सकते हैं। यानी लिक्विड सॉल्यूशन वे विलयन होते हैं जिनके अंदर विलायक द्रव होता है तथा विलेय ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है, यानी वोलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। वोलेटाइल का मतलब होता है जो जिसके अंदर, यानी एक तो हम ले लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में एक कैटेगरी है वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब है वोलेटाइल। वाष्पशील विलेय युक्त विलयन और बी कैटेगरी होती है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। ओके, तो 2 कैटेगरी लिक्विड सॉल्यूशन 2 तरह से बनते हैं, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन और अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। ओके, अब इनका हमको पढ़ना है इनका वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब वेपर प्रेशर बोलते हैं, और इसका भी हम पढ़ेंगे वाष्प दाब। तो ठीक है, हम दोनों विलयनों का वाष्प दाब इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम वेपर प्रेशर होता क्या है ये जान लें। एक पहले हम वेपर प्रेशर को समझते हैं, वाष्प दाब आखिर होता क्या है, फिर दोनों विलयनों का वाष्प दाब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर को हम पढ़ते हैं। तो वाष्प दाब होता क्या है, तो पहले इसका डेफिनेशन ले लेते हैं कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो देखिए, वाष्प दाब यानी इसका जो वर्ड वाष्प और दाब, ये 2 बार इनसे ही डेफिनेशन निकल के सामने आती है। मान लो एक प्योर लिक्विड लेते हैं, ये एक प्योर लिक्विड है, ठीक है, और इसको प्योर लिक्विड को किसी बंद कंटेनर के अंदर रख लेते हैं और इसको बॉईल करते हैं। गरम करेंगे तो गरम करने से डेफिनेटली इसकी क्या बनेगी भाई? वाष्प बनेगी। ठीक है, तो ये एक लिक्विड था, ये लिक्विड कोई भी एनी लिक्विड जिसका भी हम वाष्प मेजरमेंट करना चाहते हैं वो ले लिया और इसको हमने गर्म किया, तो गर्म करने से इसके वाष्प बनना शुरू हो गई। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसा भी आएगा जब ये वाष्प के जो मॉलिक्यूल है इनकी सांद्रता फिक्स हो जाएगी, यानी पहले हम जब धीरे धीरे गर्म करेंगे तो वाष्प बनने की दर में भी वृद्धि होगी और वाष्प के मॉलिक्यूल्स की सांद्रता बढ़ती जाएगी। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा उसके बाद ये बढ़ना बंद कर देगा। तो यानी उस कंडीशन में क्या पानी गर्म होना बंद हो गया? नहीं, उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो चुका है। इसका ये मीनिंग है कि अब द्रव के वाष्प
में बनने की दर और वाष्प के पुनः द्रव में बदलने की दर क्या हो गई है, बराबर हो गई है। ये कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी साम्यावस्था की स्थिति। अब इस स्थिति में जो वाष्प के मॉलिक्यूल है उनकी सांद्रता जिस दर से बढ़ रही थी उसी दर से वो वापस संघनित होकर द्रव में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यानी यहाँ हमको वाष्प की सांद्रता फिक्स नजर आती है। अब इस अवस्था में वाष्प के जो मॉलिक्यूल है उनका द्रव की सतह पर आरोपित दाब ही इस द्रव का वाष्प दाब कहलाएगा। तो वाष्प दाब की परिभाषा हो गई, साम्य अवस्था की स्थिति में किसी द्रव की वाष्प के द्वारा उसी द्रव की सतह पर आरोपित दाब। और ये साम्य अवस्था एक स्थिर ताप पर बनी है, तो हम इसकी डेफिनेशन को इस तरह से भी बता सकते हैं, स्थिर ताप पर द्रव की वाष्प के द्वारा द्रव सतह पर आरोपित दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन तैयार हो गई कि हमको विलयन का लिक्विड सॉल्यूशन का वाष्प दाब समझना है, लेकिन हमने पहले एक प्योर लिक्विड का वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब की डेफिनेशन जो 11th चैप्टर के अंदर भी, 11th में 5th चैप्टर के अंदर भी आती है, उसको हमने यहाँ क्लियर कर लिया। स्थिर ताप पर द्रव की वाष्प के द्वारा द्रव सतह पर आरोपित दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब वाष्प दाब किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हमने 11th क्लास में पढ़ा भी था कि एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स से मतलब है कि अगर किसी द्रव के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा हुआ, यानी आपसी जो आकर्षण बल है वो अधिक हुआ, तो डेफिनेटली द्रव के मॉलिक्यूल वाष्प अवस्था में इजी गोइंग जाएंगे नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उस द्रव का वाष्प दाब कम होता है। ये इस पे एक क्वेश्चन भी बनता है, जैसे शहद है, उसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर आकर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए जल्दी से वेपोराइज नहीं होता है, इसका वाष्प दाब भी कम होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्कोहल तथा ईथर में से किसका वाष्प दाब उच्च होता है, तो इसमें जवाब आता है ईथर का वाष्प दाब अधिक होता है। कारण एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो परस्पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनको क्या प्रदान करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एक इंटरमोलिकुलर फोर्स, अणुओं के बीच में आकर्षण। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एल्कोहल के अणु आपस में बंधे होते हैं और वाष्प अवस्था में नहीं जा पाते, इसलिए ईथर में जिसमें किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है तो वो जल्दी से वेपोराइज होता है, उसका वाष्प दाब भी अधिक होता है। क्लियर। तो यहाँ हम एक क्वेश्चन और लेते, तो ये हम देखा वाष्प दाब, ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपके केवल वाष्प दाब की डेफिनेशन है इस चैप्टर के अंदर। ये हम पिछले क्लास के अंदर सीखा था कि भाई वेपर प्रेशर किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो मैंने इसलिए बता दिया। इंटरमोलिकुलर फोर्स पे भी डिपेंड करता है, साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर को जैसे, यानी ताप को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, अधिक मॉलिक्यूल वेपोराइज होते हैं, और वेपोराइज होते हैं तो वाष्प दाब में भी वृद्धि होती है। तो ताप के साथ तो दो चीज़ ध्यान रखें, वाष्प दाब ताप के साथ बढ़ता है, और दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स जिस द्रव में ज़्यादा होता है उस द्रव का वाष्प दाब कम होता है। तो यहाँ हम और उसके बाद वाष्प दाब उस द्रव में हम पूछे
अन्य विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं, दूसरे पदार्थ अपद्रव्य बोलते हैं जिनको अशुद्धियाँ मिला देते हैं, तो उससे भी प्रभावित होता है। तो ये बात आती है कि वाष्प दाब किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें उन सब से अभी मतलब नहीं है। हमें केवल स्टडी करना है कि लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, यानी हमको स्टडी करना है लिक्विड सॉल्यूशन जो दो तरह के होते हैं, वाष्पशील विलययुक्त और अवाष्पशील विलययुक्त, इनका वाष्प दाब कैसे मेजरमेंट किया जाता है, ये अब हमारे 12वीं के सिलेबस में है, सेकंड चैप्टर के अंदर। तो हम इसी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और पहले पढ़ते हैं वाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प। ठीक है, तो इस विलयन का वाष्प दाब को स्टडी करने के लिए हम यूँ मान लेते हैं कि एक, वैसे तो वाष्पशील विलययुक्त विलयन से मतलब है कि पहले विलयन हम बाइनरी विलयन ही पढ़ेंगे। बाइनरी विलयन का मतलब है द्विअंगी, जिसमें दो घटक हो, एक तो विलेय हो और एक विलायक हो। और विलेय और विलायक दोनों ही, यानी यहाँ कह रहा हूँ मैं वाष्पशील, यानी वाष्पशील विलेय हो और विलायक तो डेफिनेटली लिक्विड होता ही है। तो लिक्विड जब ये होता है तो ये तो वेपोराइज है ही, और इसके अंदर विलेय है, वो भी कैसा है, वाष्पशील है। तो ये दोनों ही घटक क्या होंगे, विलयन से वेपोराइज होंगे, तो ये वाष्प अवस्था में आएंगे। तो हम एक ऐसे विलयन पर विचार कर लेते हैं जिसके दोनों घटक ही वाष्पशील हों। तो ऐसे विलयन का वाष्प दाब समझने के लिए हम ऐसे आपको लिखाई देता हूँ मैं। एक ऐसे द्विअंगी विलयन पर विचार करते हैं जिसमें विलयन के दोनों घटक क्रमशः घटक 1 व 2 दोनों ही वाष्पशील हों। ये तो हमने एक ऐसे विलयन पर यहाँ विचार कर रहे हैं जिसके दोनों घटक ही विलेय और विलायक भी बोल सकता हूँ, या एक और दो भी बोल सकता हूँ, दोनों ही क्या हैं, वाष्पशील हैं और दोनों ही वेपोराइज होंगे, तो दोनों ही के कारण ही वाष्प दाब होगा। तो यहाँ ऐसे विलयन के वाष्प दाब को समझने के लिए पहले एक वैज्ञानिक हुए राउल्ट, उनका नियम हम डेफिनेटली समझेंगे। तो पहले हम राउल्ट नियम का कथन पढ़ लेते हैं। राउल्ट नियम या राउल्ट का कथन भी बोला जाता है, कथन। तो राउल्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट ये था कि अगर विलयन के अंदर, बाइनरी विलयन ही लेके चले, अगर द्विअंगी विलयन है और उसमें दो घटक है, एक घटक व दूसरा घटक, दो घटक, और विलयन में पहले घटक का मूल अंश मान लेता हूँ मैं x1 और दूसरे घटक का मैं मूल अंश मान लेता हूँ x2। तो एक बाइनरी विलयन है और बाइनरी विलयन में
प्रत्येक घटक की कंसंट्रेशन को हमने मोल फ्रैक्शन के रूप में x और x2 मान लिया, मोल फ्रैक्शन। क्लियर बात। तो यहाँ हमने दोनों घटकों के मोलंस क्या मान लिए, x1 और x2। अब ये दोनों ही घटक वेपोराइज होंगे, ठीक है। अब ये घटक वेपोराइज होके एक दाब लगाएगा P1। P1 दाब किसके कारण मान लिया मैंने, x1 घटक वाष्पशील है तो ये भी वेपर फेज में जाएगा और दाब लगाएगा P1। और इस घटक के कारण जो वाष्प दाब आएगा, ये तो इसके कारण आया, इस घटक के कारण मान लेता हूँ वो है P2। दोनों घटक वाष्प अवस्था में आए और दोनों ही घटकों का ये पर्सनल दाब हमने कंसीडर कर लिया, P1 और P2। क्लियर। ये यहाँ इनके आंशिक दाब। अब राउल्ट के कथन के अकॉर्डिंग हम, राउल्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया था, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट तो कोई दिया नहीं। अगर हम कॉमन सेंस से सोचें कि भाई इसके अंदर कोई भी चीज़ है, दो द्रव, एक तो मान लो आप ईथर है और दूसरा है एल्कोहल। तो अगर मैं आपसे कॉमनली पूछूं भाई इसमें ईथर ज़्यादा है और एल्कोहल कम है, तो ईथर के कारण दाब है P1 और एल्कोहल के कारण दाब है P2। और ज़्यादा कौन बताया था मैंने, ईथर। तो तुमसे पूछूंगा P1 ज़्यादा होगा कि P2 ज़्यादा होगा, तो तुम डेफिनेटली कहेंगे कि यहाँ जिसको ज़्यादा रखोगे वही तो ज़्यादा वेपोराइज होगा और उसी के कारण वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। तो यही बात राउल्ट ने कही कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक के कारण उत्पन्न होने वाला आंशिक वाष्प दाब उस घटक के विलयन में मोलंश के समानुपाती होता है। यानी जिस घटक का विलयन के अंदर मोल फ्रैक्शन या सांद्रता अधिक होगी, उस घटक के कारण उत्पन्न वाष्प दाब भी अधिक होगा। तो राउल्ट का स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। राउल्ट कथन के अनुसार वाष्पशील की बात कर रहा हूँ, इसलिए वाष्पशील विलय युक्त विलयन में किसी घटक द्रव के कारण उत्पन्न आंशिक दाब उस घटक के मोलंश के समानुपाती होता है। ये कथन वही किस वाष्पशील विलय युक्त विलयन में किसी घटक द्रव के कारण उत्पन्न होने वाला आंशिक दाब, या दो घटक मान लेते मैंने, एक और दो, एक का मोलंश x1 है, दूसरे का x2 है, और इनके पर्सनल दाब P1 और P2। तो गणितीय फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में अर्थात करके लिख सकता हूँ मैं, राउल्ट के नियम के अनुसार P1 घटक एक के कारण उत्पन्न होने वाला आंशिक दाब था, वो किसके समानुपाती हो गया, x1 के, उसी घटक के मोलंश के। यानी और इसी तरह से P2 किसके समानुपाती हो गया, x2 के समानुपाती हो गया। यानी दोनों घटकों के आंशिक दाब उन्हीं के मोलंश के समानुपाती हो गए। इसको, इसी सेंटेंस को हमने इस फॉर्म में भी लिख लिया। और हम ये भी जानते हैं कि
इस समानुपाती चिन्ह अगर हटेगा तो यहाँ पी नॉट यहाँ लगा देता हूँ पी नॉट एक्स ए। इसी तरह यहाँ लिख सकते हैं P2 बराबर P, एक घटक का है, ये दूसरे घटक का है नेक्स्ट। क्लियर? तो ये दोनों घटकों के लिए समीकरण तैयार हो गए। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं और इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ P1 और P2, तो ये राउल के नियम से मैंने बात ले ली। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये P1 क्या है, ये P1 नॉट है घटक 1 का शुद्ध अवस्था में वाष्प पदार्थ। ध्यान रखना P1 और ये P1 में अंतर ये है जब उस द्रव के अंदर दूसरा कोई द्रव नहीं है, प्योर एक ही घटक है, तब मतलब x1 बराबर इकाई हो गया। ओके, तब हम कह सकते हैं P1 नॉट के बराबर हो गया, यानी शुद्ध अवस्था। और ये P1 है वो है घटक 1 का आंशिक वाष्प। P1 घटक 1 का आंशिक वाष्प, यानी पर्सनल वाष्प जब विलियन में था। आंशिक वाष्प। ओके, दोनों में अंतर है। P1 नॉट घटक 1 का शुद्ध अवस्था में वाष्प और P1 घटक 1 का आंशिक वाष्प। x1 आप जानते हो घटक 1 का मोलंश। इसी तरह P2 हो जाएगा क्या, घटक 2 का आंशिक वाष्प और P2 नॉट क्या हो जाएगा, घटक 2 का शुद्ध अवस्था में वाष्प। क्लियर? तो ये आपके यहाँ से आपने ये मीनिंग्स भी निकाल लिए कि किसको किस टर्म में लिखा जाता है। अब आ जाते हैं ऐसे विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो डाल्टन के आंशिक वाष्प दाब के नियम के अनुसार अब मैं ये कह सकता हूँ, डाल्टन एक वैज्ञानिक और हुआ था, डाल्टन के नियम से नियमानुसार विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन का कुल वाष्प दाब। तो डाल्टन यूँ कहता है कि अगर किसी कमरे के अंदर 2 या 2 से अधिक गैसें हैं तो हर एक गैस के कारण उत्पन्न आंशिक दाब पर्सनल हो गया कि नाइट्रोजन के कारण 80 हुआ, हाइड्रोजन के कारण 20 हुआ, तो टोटल कितना हुआ, 100 हुआ ना। तो सेम ऐसे ही कि विलयन में 2 घटक थे, एक घटक P1 और दूसरा घटक P2। तो विलयन का कुल वाष्प दाब बताने के लिए PSS मतलब सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का कुल वाष्प दाब दोनों घटक के पर्सनल दाब यानी आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। यानी कुल वाष्प दाब क्या हो गया विलयन का, P1 और P2 जो दोनों घटक थे उनका एडिशन ही विलयन का कुल वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाएं हम लोग तो इसको आगे कि भाई हमको तो पता ही नहीं है कि विलयन के अंदर P1 कितना है, P2 कितना है, लेकिन हमको ये पता है कि वो विलयन कैसे तैयार हुआ है। उसमें P सॉल्यूशन निकालने के लिए P1 की वैल्यू पुट कर दो, P1 नॉट x1 प्लस ऐसे ही P2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, नॉट x2। क्लियर? तो ये जब आपको दोनों द्रव जिनको मिलाकर
विलयन तैयार किया गया है उनकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिए गए हों और उनका कंपोजिशन भी कि वो कैसे तैयार हुए हैं वो भी दिया गया हो। या एक ही दिया हो मान लो, तो आप एक चीज़ जानते हो कि विलयन में अगर दो घटक हैं x1 यानी एक घटक के मूलंश और x2 दूसरे घटक के मूलंश, और आपको प्रश्न एक ही घटक का मूलंश दे के चल रहा है तो दूसरे का आप इनका एडिशन होता है एक के इक्वल। ये पहले से ही आप जानते हो। इसके मूलंश में मैंने बताया भी था कि अगर विलयन में 2 या 3 4 5 जितने भी घटक हो तो सब घटकों के मूलंश का योग सदैव इकाई के बराबर होगा। और अगर आपको एक का पता है तो दूसरे का यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम पी सॉल्यूशन यानी अब विलयन का कुल वाष्प दाब निकालने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड ना होते हुए केवल कुछ चीज़ों पे ही डिपेंड हो। जैसे एक तो आपको P1 शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पता हो, x1 पता हो, लेकिन आपको P2 भी पता हो, चलो दूसरे घटक का शुद्ध अवस्था, लेकिन x2 पता नहीं हो तो कैसे निकालोगे? तो x2 यहाँ से 1 और x1 इधर ले जाओ तो 1 माइनस x1 कर लोगे। क्लियर? तो अब इस समीकरण को कुछ खोल लेते हैं। तो P सॉल्यूशन बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 और समीकरण खोली तो क्या लिखा? P2 नॉट x1। अब ये देखिए ये टर्म P1 x1 P2 x1। तो यहाँ से अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इन दोनों टर्म में से हम किसको कॉमन ले सकते हैं? x1। अब P सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा फिर? अब P सॉल्यूशन यानी विलयन का कुल वाष्प दाब निकालने के लिए आप ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड नहीं हो। एक तो आपको केवल P1 यानी शुद्ध अवस्था में एक घटक और दूसरे घटक का आंशिक वाष्प दाब पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, माइनस क्या x1 कॉमन ले लिया तो P1 P2 बच्चा यही समीकरण आ जाएगी। इसको x1 को गुणा कर दो प्लस P2 नॉट। अब केवल एक घटक के मूलंश के साथ विलयन का वाष्प दाब फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण समीकरण हो गई। इसको नाम दे देता हूँ मैं समीकरण ए। और ध्यान से देखें, समीकरण एक सरल रेखा की समीकरण। इसकी तुलना आप किससे कर सकते हो? सरल रेखा की समीकरण y, ये m और ये x और ये अंतःखंड हो गया c। सरल रेखा की समीकरण तुमने पढ़ी होगी y बराबर mx प्लस c। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा सकता है? तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग सरल रेखा की तरह अगर मैं बताऊं तो यूँ कह सकते हैं, अगर हम किसी द्विअंगी विलयन के अंदर यानी द्विअंगी विलयन के अंदर विलयन के वाष्प दाब को y एक्सिस पर लें और उसे किसी एक घटक के मूल अंश के साथ उसका परिवर्तन देखा जाए तो मूल अंश बढ़ने के साथ इसमें अंतःखंड भी है। तो स्टार्टिंग में जब मूल अंश x1 कितना है? 0। x1 मैंने 0 ले लिया, तो x1 0 ले लिया तो यहाँ x1 का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। तो x1 जब 0 है तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब P2 के इक्वल होगा ना। तो P2 के इक्वल यानी यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, ये है P2 शुद्ध अवस्था में घटक 2 का आंशिक दाब। और ये x1 में जैसे जैसे वृद्धि आएगी ये एक सरल रेखा की फॉर्म में बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और जब x1 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी?
ये लिखा x1 की वैल्यू मैक्सिमम होगी 1। तो जब 1 लिखते हैं तो P2 से P2 कैंसिल हो जाएगा, P1। तो x1 की वैल्यू इस जगह पर वैल्यू कितनी होगी, P1 9। क्लियर। तो यानी सॉल्यूशन का डार्क यहाँ से यहाँ तक P2 नॉट से P1 नॉट तक एक सरल रेखा की फॉर्म में बढ़ता है। तो हम यहाँ से एक सेंटेंस बना सकते हैं और वो सेंटेंस ये है कि द्विअंगीय विलयन का वाष्प दाब किसी एक घटक के मूल अंश के साथ सरल रेखीय रूप से बढ़ता है। क्लियर। तो इसके लिए मैंने एक DPP और आज सेंड की है। कुछ DPP इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन उनके एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ लेना शुरू करूँगा। क्लियर। तो आपको मैं वो क्लियर करता जाऊँगा। आप बस NCERT के क्वेश्चनों को आप साथ में लेके भी चलें। अब हम यहाँ से एक अच्छी जगह पे जा रहे हैं जहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनना शुरू होंगे। ठीक है। और बेटा ये वीडियो शेयर लाइक ज़रूर करते रहें, जिससे पॉइंट भी हमें मिलते रहें।